हैं पीएम मोदी के उस सवाल की जो उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर पूछे हैं, वो भी पुलिस कमिश्नर से। आज इस सवाल की चर्चा हर तरफ हो रही है। पीएम मोदी की इस चिंता की चर्चा भी हर जगह की जा रही है। पीएम मोदी की चिंता इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। आज सुबह करीब 10 बजे पीएम मोदी काशी पहुंचे थे। वाराणसी गैंग रेप केस पर उन्होंने एयरपोर्ट पर ही सवालों की बौछार कर दी। वाराणसी गैंग रेप केस पर उन्होंने एयरपोर्ट पर ही वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से स्टेटस रिपोर्ट मांग ली और उन्हें सख्त एक्शन वाले कई निर्देश भी दिए। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे की यह तस्वीर उसी वक्त की है जब वो वाराणसी पुलिस कमिश्नर से गैंग रेप केस की पूरी रिपोर्ट मांग रहे थे। सवाल जवाब वाले इस पूरे संवाद को आइए आपको बताते हैं। वाराणसी एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने सबसे पहले गैंग रेप पर बात की। उन्होंने पूछा कि वाराणसी गैंग रेप केस में अब तक क्या हुआ है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मुख्य आरोपी समेत 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मुख्य आरोपी का कैफे सील कर दिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। यह भी कहा कि जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। साथ में उन्होंने पीएम मोदी को कहा कि गैंग रेप पीड़िता ठीक है और पुलिस पीड़ित परिवार के संपर्क में है। सारी जानकारी लेने के बाद पीएम मोदी ने सख्त शब्दों में आदेश देते हुए कहा कि सभी दोषियों पर सख्त एक्शन होना चाहिए ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो पाए। सोचिए, प्रधानमंत्री काशी के दौरे पर जाते हैं। उनका कार्यक्रम विकास की योजनाओं की शुरुआत करने का था, लेकिन वाराणसी में कदम रखने के बाद सबसे पहले उन्होंने गैंग रेप की शिकार छात्रा के बारे में पूछा। सबसे पहले उन्होंने गैंग रेप के आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन वाले आदेश दिए। ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा मैसेज है। आपको बता दें कि वाराणसी गैंग रेप की कहानी कितनी दर्दनाक है। आरोपों के अनुसार ग्रेजुएशन की छात्रा से 29 मार्च को 23 लड़कों ने 6 दिन तक गैंग रेप किया था। उसके बाद छात्रा को सड़क पर फेंक कर वो भाग गए थे। छात्रा बदहवास हालत में घर पहुंची थी, 2 दिन तक बेहोश रही थी। 4 अप्रैल को छात्रा के घर लौटने के बाद उसके परिवार ने शिकायत दर्ज कराई थी। अब इस मामले में पीएम मोदी के इस संदेश के बाद सियासत भी हो रही है। यूपी में बीजेपी की सरकार है। पीएम मोदी ने कानून व्यवस्था पर पुलिस कमिश्नर की क्लास ली है, तो विपक्ष बीजेपी पर सवाल उठा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि पीएम के ऐसे सवाल से यूपी की कानून व्यवस्था की पोल खुल गई है। आज कानून व्यवस्था की पोल इसलिए खुल गई कि मुख्यमंत्री जी को साइडलाइन कर दिया गया और अधिकारियों से ये जानकारी ली गई कि आखिरकार उस घटना में कितने दोषी पकड़े गए हैं। जब प्रधानमंत्री सीधे जानना चाहते हो तो सोचिए सरकार की क्या बची कानून व्यवस्था। और सच्चाई ये है, दिल्ली वालों को लखनऊ वाले धोखा दे रहे हैं। अब आप बनारस आए हैं तो दिखावे का नाटक कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। यदि सच में आप उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर चिंतित होते तो बलात्कार में उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम है। महिलाओं में अत्याचार में उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम है। दलितों पर जो घटनाएं हो रही पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रही। उसकी सुध तभी ले ली होती जब अत्याचार हुआ था, तब पता चलता आपकी नीयत में खोट है। ये दिखाता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का commitment against all crimes. For Prime Minister Modi, every citizen of this country की सिक्योरिटी, सेफ्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हर केस को उसी तरह से सीरियसली लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी है, देखना है, और ये दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की एक्शन ली जाएगी और हर तरह का जो लॉ प्रोवाइड करता है वो किया जाएगा उसके अंदर में। कानून व्यवस्था पर पुलिस कमिश्नर से सवाल जवाब के बाद पीएम मोदी मेहंदीगंज पहुंचे। एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री वायुसेना के हेलीकॉप्टर से मेहंदीगंज पहुंचे थे, जहां उन्हें कई विकास कार्यक्रमों का उद्घाटन करना था। यहां यूपी के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी अगवानी की। इस दौरान सीएम योगी ने पीएम मोदी को कमल छतरी भेंट की। मंच पर ही पीएम मोदी ने इसके एक हिस्से को घुमाया, जिसके बाद ये कमल के फूल की तरह बन गया। काशी उस वक्त हर हर महादेव से गूंज उठी जब पीएम मोदी ने यहां विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम ने 3,884 करोड़ के 44 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
इसके बाद पीएम मोदी ने करीब 35 मिनट तक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भोजपुरी में कहा कि काशी हमार है, हम काशी के हैं। साथ ही पीएम मोदी ने विपक्ष पर सियासी हमले किए। पीएम ने कहा कि जो लोग सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं, उनका सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास। आप सुनिए पीएम मोदी ने काशी के 50वें दौरे पर और क्या क्या कहा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। काशी हमार हो, हम काशी का है। आज काशी सिर्फ पुरातन नहीं, मेरी काशी प्रगतिशील भी है। काशी अब पूर्वांचल के आर्थिक नक्शे के केंद्र में है। जौने काशी के स्वयं महादेव चलावलन, आज उहे काशी पूर्वांचल के विकास के रथ के खींचत हो। हम देश के लिए उस विचार को लेकर के चलते हैं जिसका समर्पित भाव है सबका साथ, सबका विकास। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं, उनका सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास। विकास और विरासत दोनों एक साथ लेकर चल रहा। इसका सबसे बढ़िया मॉडल हमारा काशी बन रहा है। यहां गंगा जी का प्रवाह है और भारत की चेतना का भी प्रवाह है। हमारी अगली खबर एक ऐसी अनहोनी से जुड़ी है जिसका शिकार दुर्भाग्यवश देश के सैकड़ों माता पिता हो चुके हैं। इस खबर में आपके बच्चों के लिए एक खतरे वाला अलार्म है और चिंताजनक ये है कि आपके बच्चे के लिए ये खतरा कहीं और नहीं बल्कि आपके अपने घर में मौजूद है। आज ये खबर देश के हर माता पिता को देखनी चाहिए जो हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं या जिनके घर में बालकनी है और छोटे बच्चे हैं। सत्ता की एक कुंजी देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स से आई एक रिपोर्ट पर आधारित है जिसमें यह बताया गया है कि कैसे हाई राइज बिल्डिंग्स की बालकनी से गिरकर बच्चों की मौत हो रही है। दरअसल बालकनी से गिरने के बाद बच्चों के बढ़ते मौत के आंकड़े एम्स के डॉक्टरों को बहुत परेशान कर रहे हैं और इसी गंभीर खतरे को देखते हुए एम्स ने बच्चों की जान बचाने की जिम्मेदारी उठाई है। बालकनी वाले खतरे से सावधान करने के लिए एम्स एक अभियान चला रहा है और इस अभियान का नाम है सुरक्षित बालकनी, सुरक्षित बच्चा। बालकनी से बच्चों के गिरने के मामले बढ़ने के बाद एम्स की ओर से ये जरूरी कैंपेन शुरू किया गया है क्योंकि एम्स ट्रॉमा सेंटर के आंकड़े ये बताते हैं कि ऊंचाई से गिरकर गंभीर रूप से घायल होने वाले 3 में से 1 बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। इसीलिए देश के हर माता पिता को जागरूक करना जरूरी है और ये जिम्मेदारी एम्स के डॉक्टर्स सुरक्षित बालकनी कैंपेन के जरिए निभा रहे हैं। लेकिन अभियान की गंभीरता और बच्चों से जुड़े बालकनी वाले खतरे को समझने के लिए हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि सावधान रहने की कितनी जरूरत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में 16 वर्ष तक के 60% बच्चों की मौत ऊंचाई से गिरने की वजह से होती है और इनमें सबसे ज्यादा मौत की वजह बन रही है घर की बालकनी जो लगभग सभी घरों में मौजूद होती है। आंकड़ों के अनुसार हर महीने एम्स में 10 से 12 केस ऐसे आते हैं जिसमें बच्चे बालकनी से गिर जाते हैं और हर महीने बालकनी से गिरने की वजह से औसतन 2 से 3 बच्चों की जान जा रही है। आंकड़े ये बताते हैं कि 6 वर्षों में 151 बच्चों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। एम्स के ट्रॉमा सेंटर के अनुसार हर वर्ष एम्स में हेड इंजरी के 700 से 800 गंभीर केस आते हैं जबकि भारत में सिर में चोट लगने की वजह से हर 3 मिनट में से 1 मौत हो रही है।
और इसमें भी 30% बच्चे हैं। इनमें वो बच्चे भी शामिल हैं जो खेलते हुए या माता पिता की किसी लापरवाही की वजह से बालकनी से गिर जाते हैं, और इसी पर एम्स ने एक सावधान करने वाला डेंजर अलार्म बजाया है। सेफ बैल्कनी, सेफ चाइल्ड, सुरक्षित छज्जा, सुरक्षित बच्चा। पिछले 6 वर्षों में हमारे पास 4000 से ज़्यादा बच्चे बैल्कनी यानी कि छज्जे से या रूफ टॉप से गिरने से हमारे पास भर्ती आए हैं यहाँ पे, जिनमें से 150 बच्चे ऐसे थे जिनकी या तो इमरजेंसी में ही मौत हो गई या उनकी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। और हमारा मानना ये है कि ये जो बैल्कनी से जो बच्चे गिरते हैं, छज्जे से जो बच्चे गिरते हैं, वो पूरी तरह से बचाए जा सकते हैं। ये प्रिवेंटेबल मोड्स ऑफ डेथ है। हमने एक मुहिम शुरू करा है जिसमें हमने 2 चीज़ों पे केंद्रित है हमारा ध्यान। एक, हमारे अंदर जो पेरेंट्स हैं, फैमिलीज़ हैं, उनके अंदर कुछ बिहेवियरल चेंजेस लाए, और दूसरा हमारा रिक्वेस्ट रहेगा गवर्नमेंट से कि वो कुछ बिल्डिंग नॉर्म्स को स्ट्रीमलाइन करे। वो देखे कि मतलब जो बिल्डिंग आजकल हाई राइज बिल्डिंग शहरों में बन रही है, उनमें कुछ बैल्कनी के जो स्पेसिफिकेशंस है उस पर एडहेरेंस हो, और जो लोग इसको एडहेर नहीं करते हैं उनको पेनल्टी उस पर इम्पोज किया जाए। बैल्कनी में सीधे आपके बैलुस्ट्रेड्स होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो 2 होते हैं उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 इंच से कम का होना चाहिए। इसका डिस्टेंस आप देखिए कितना बड़ा है, बच्चा आराम से इसके थ्रू एंड थ्रू चला जाएगा। जो बैल्कनी होती है वहाँ पे कोई भी फर्नीचर, आपकी कोई भी कुर्सियाँ, मेज, प्लांट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि बच्चा उन पे चढ़ के आगे गिरने का उसको रिस्क रहता है। और बैल्कनी का दरवाज़ा हमेशा बंद होना चाहिए अगर आप वहाँ पे नहीं हों। ये मुहिम हम 2 साल से चला रहे हैं, सेफ बैल्कनी सेफ चाइल्ड, और इसका अभी तक कोई असर नहीं आया। उसका प्रमाण ये है कि पिछले 2 सालों के अंदर जो फॉल फ्रॉम हाइट के जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं उनकी संख्या उतनी ही है। हर वर्ष हमारे पास 2018 से तकरीबन 700 बच्चे यहाँ पे भर्ती होते हैं, तो उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। बच्चों के एडमिशन के नंबर्स थोड़े इंप्रूव हो गए क्योंकि सरकार ने एम्स ट्रॉमा सेंटर में बेड्स की संख्या बढ़ा दी है। लेकिन इस रिपोर्ट को देखने के बाद हमारे बहुत सारे न्यूज़ मित्रों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर घर की बालकनी की हाइट कितनी होनी चाहिए। बालकनी को सुरक्षित बनाने के लिए जो रेलिंग लगाई जाती है वो कितनी ऊंची हो जिससे इस खतरे को टाला जा सके। तो इसे भी नोट कर लीजिए। अगर बालकनी की रेलिंग की हाइट 1 मीटर से कम है तो इसे बहुत खतरनाक माना जाता है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए एक बार आप भी ये चेक कर लें आपके फ्लैट की बालकनी की रेलिंग कितनी ऊंची है। अगर बालकनी में लगी रेलिंग की ऊंचाई 1 मीटर तक है तो ये नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया के मानकों के अनुसार है और ये सही है। अगर इस रेलिंग की ऊंचाई 1.2 मीटर तक है तो इसे और ज्यादा सुरक्षित माना जाता है और इतनी ऊंचाई रेलिंग का इस्तेमाल उन फ्लैट्स में किया जा सकता है जो हाई राइज बिल्डिंग में होते हैं। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि अगर आपके घर में जो बालकनी मौजूद है उसकी रेलिंग कितनी बड़ी होनी चाहिए, उसमें कितना गैप होना चाहिए और अगर उसमें कांच का इस्तेमाल किया गया है तो वो बालकनी किस तरह बनी होनी चाहिए। सबसे पहले रिहायशी इमारतों की बात करें और इसके बारे में जैसा हमने आपको बताया नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया के तहत बालकनी की रेलिंग की ऊंचाई कम से कम 1 मीटर तो होनी ही चाहिए। घर की बालकनी 9 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर है जैसा ज्यादातर हाई राइज बिल्डिंग में होता है तो उस समय रेलिंग 1.2 मीटर की होनी चाहिए और एक रेलिंग से दूसरी रेलिंग के बीच का गैप भी 100 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए जिससे उसमें बच्चे का सिर ना फंसे। अगर बिल्डिंग कमर्शियल है या फिर किसी पब्लिक प्लेस पर है जैसे मॉल या थिएटर तो वहां भी बालकनी की रेलिंग की ऊंचाई कम से कम 1.2 मीटर तक होनी चाहिए। इसके अलावा कई बार बालकनी में लोहे की रेलिंग की जगह कांच का इस्तेमाल किया जाता है तो नियमों के अनुसार जो कांच लगाया जा रहा है वो कम से कम 10 से 12 mm तक मोटा होना चाहिए। कई बार लोग बालकनी में लोहे की रेलिंग या कांच की जगह पैरापेट वॉल भी बनवाते हैं, यानी इसमें रेलिंग के बजाय ठोस ईंट पत्थर से दीवार बनाई जाती है। तो इस पैरापेट वॉल की ऊंचाई भी 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।
आज हम आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों में घरों में मौजूद बालकनी की रेलिंग को लेकर नियम क्या कहते हैं। जैसे कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रिटेन में रिहायशी इलाकों में रेलिंग की ऊंचाई 1.1 मीटर होनी चाहिए, जो भारत के मानकों से थोड़ी सी ज्यादा है। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर रेलिंग की ऊंचाई 1.2 मीटर होनी चाहिए और यही नियम भारत के लिए भी है। इसी तरह अमेरिका में बालकनी में लगी रेलिंग की ऊंचाई 42 इंच यानी लगभग 1.07 मीटर होनी चाहिए। हालांकि कोई भी बालकनी में लगी रेलिंग की ऊंचाई माता पिता की लापरवाही को कवर नहीं कर सकती। लेकिन आज सत्ता में हम आपको हमेशा की तरह समस्या ही नहीं, उसके समाधान के बारे में भी बताएंगे। तो नोट कर लीजिए, आप अपने घर की बालकनी को बच्चों के लिए कैसे सुरक्षित बना सकते हैं। इसके लिए आप अपनी बालकनी में रेलिंग के गैप में नेट लगवा सकते हैं। बालकनी में किसी भी प्रकार का फर्नीचर ना रखें जिस पर अक्सर बच्चे चढ़ जाते हैं और ये उनके लिए खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा ध्यान दें कि बालकनी को बच्चों के लिए खेलने की जगह ना बनाएं। घर में मौजूद छोटे बच्चों पर हमेशा नजर रखें और अगर आप बच्चे के साथ नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में बालकनी के दरवाजे बंद रखें। और अगर आप ये टिप्स अपनाते हैं तो बच्चों को बालकनी वाले खतरे से बचा सकते हैं। सत्ता में अब द ग्रेट टैरिफ वॉर की बात करते हैं, जो अमेरिका और चीन के बीच चल रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर टैरिफ की मूसलाधार बारिश कर रहे हैं। हर दिन ट्रंप नए टैरिफ का ऐलान करते हैं, जिसके जवाब में चीन भी अमेरिकी सामानों का टैरिफ मीटर बढ़ा देता है, जिसके बाद अब तक अमेरिका चीन पर 145% टैरिफ लगा चुका है। जवाब में चीन ने अमेरिकी सामानों पर 125% टैरिफ लगा दिया है। कुल मिलाकर मौजूदा स्कोर 145% वर्सेस 125% है। दोनों देशों में जितना तनाव है, हो सकता है ये स्कोर और बढ़े। ऐसी आशंका इसलिए भी है क्योंकि अमेरिकी टैरिफ के जवाब में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन किसी से डरता नहीं है, वो आत्मनिर्भर है और ट्रेड वॉर में जीत किसी की नहीं होती, सबका नुकसान ही होता है। जिनपिंग इतने पर नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 70 सालों में चीन की तरक्की सिर्फ किसी संयोग का नतीजा नहीं है, बल्कि कड़ी मेहनत और आत्मनिर्भरता की वजह से उसे ये सफलता मिली है। कुल मिलाकर टैरिफ वॉर यहाँ रुकता तो नहीं दिख रहा, लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका टैरिफ वॉर से क्या हासिल करना चाहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा दावा करते हैं कि वो अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अमेरिका में फिर इंडस्ट्री लगे, अमेरिकियों को रोजगार मिले, इसलिए टैरिफ वॉर की उन्होंने शुरुआत की है। लेकिन चीन ने इस टैरिफ वॉर को एआई के वीडियो वॉर में बदल दिया है। चीन समर्थित सोशल मीडिया हैंडल्स एआई से बने ऐसे वीडियो डाल रहे हैं जिसमें अमेरिका के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मजाक उड़ाया गया है। ये दिखाने की कोशिश है कि अमेरिका फिर से पुरानी दुनिया में लौटना चाहता है, जहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मजदूर लगातार 10-10 घंटे काम करते थे। इन वीडियो में यह भी दिखाने की कोशिश है कि आज के दौर में जब अमेरिकी नागरिक इन फैक्ट्रियों में काम करेंगे तो कैसे लगेंगे। इन वीडियोस में अमेरिकी नागरिकों को गंदे पसीने से भीगा हुआ और कारखानों में काम करता हुआ दिखाया गया है। ये वीडियो पहले चीनी सोशल मीडिया पर वायरल हुए और फिर अमेरिका में भी तेजी से ट्रेंड करने लगे हैं। एक एआई वीडियो तो ऐसा है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और उनके कैबिनेट के सदस्यों को भी दिखाया गया है। एक वीडियो ऐसा है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, इलॉन मस्क और उपराष्ट्रपति जेडी वैंस एक साथ जूते बना रहे हैं। इन तीनों के अलावा और भी कई कैबिनेट सदस्यों को मजदूरों वाली ड्रेस में फैक्ट्री में काम करते हुए इन वीडियोस में दिखाया गया है। इसी तरह के दूसरे एआई जनरेटेड वीडियो में ट्रंप और उनकी कैबिनेट को चप्पल बनाते हुए दिखाया गया है। इसी वीडियो में ट्रंप और इलॉन मस्क अंडे का क्रेट सजाते हुए दिख रहे हैं। एक एआई जनरेटेड वीडियो ऐसा भी है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के एआई वर्जन से वॉशरूम की सफाई कराई जा रही है और जेडी वैंस मकान बना रहे हैं। एक वीडियो ऐसा है जिसमें कुछ मोटे मोटे लोगों को स्विंग मशीन पर जूते सिलते हुए दिखाया गया है। बोर्ड पर लिखा है मेक अमेरिका स्ट्रॉन्ग अगेन। इस वीडियो में कई ऐसे मोटे लोग दिखाए गए हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं। एप्पल की फैक्ट्री दिखाई गई है। इसी तरह से एक वीडियो में अमेरिकी लोग खेत में बैठकर मैकडॉनल्ड्स और केएफसी जैसे फूड आउटलेट्स के लिए आलू छील रहे हैं, धान की रोपाई कर रहे हैं, मक्के के खेत में काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर इन वीडियोस के जरिए चीन ने अमेरिका के उस ख्याल का मजाक उड़ाया है जिसमें ट्रंप पुराने जमाने की फैक्ट्रियां अमेरिका में फिर से शुरू करना चाहते हैं। वीडियो में मोटे थके हुए अमेरिकी लोगों को स्वेट शॉप में कपड़े सिलते हुए दिखाया गया है। एक प्रकार से ट्रंप की नीतियों पर कटाक्ष करते हुए ये संदेश दिया गया है कि भविष्य में यही हाल होगा। इन सब के अलावा एक रेड कैप की तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें लिखा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इस कैप के पीछे मेड इन चाइना लिखा है।
आपने अक्सर देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसी ही कैप पहनते हैं जिसमें मेक अमेरिका ग्रेट अगेन लिखा होता है। इस वीडियो के जरिए ये कटाक्ष करने की कोशिश है कि चीन में बने सामान से अमेरिका को ग्रेट बनाने की कोशिश हो रही है। वैसे ट्रंप में एक खासियत है, पहले वो बयान देते हैं फिर यू टर्न लेते हैं। कल ही उन्होंने दुनिया के 75 से ज्यादा देशों पर लगाए गए टैरिफ को 90 दिनों के लिए होल्ड कर दिया था। अब चीन के साथ भी समझौता करने के लिए परेशान हो रहे हैं और इसका ट्रेलर भी दिखने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शी जिनपिंग उनके काफी अच्छे दोस्त हैं और अब बातचीत के लिए टेबल सेट किया जा रहा है, जबकि चीन ये कह रहा है कि अमेरिका विश्व व्यापार संगठन के नियमों का गंभीर उल्लंघन करता है। ये वैश्विक सहमति की बेशर्मी से अवहेलना है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि वो अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए टैरिफ का ये खेल खेल रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ट्रंप को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि मार्केट गिरने और चढ़ने से किसे कितना फायदा हुआ। अब वहां की डेमोक्रेटिक पार्टी इसकी जांच करेगी। और अब सत्ता में शुद्ध राजनीतिक खबर जो दक्षिण भारत से है। तमिलनाडु में बीजेपी का पुराना राजनीतिक मित्र एक बार फिर लौट आया है। AIADMK की एनडीए में वापसी हुई है। 2026 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और AIADMK ने गठबंधन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने AIADMK नेता ई पलानीसामी और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलई के साथ मीडिया के सामने AIADMK और बीजेपी के बीच गठबंधन का ऐलान किया। अमित शाह ने ऐलान करते हुए कहा कि बीजेपी और AIADMK के बीच गठबंधन में राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगा, वहीं तमिलनाडु में AIADMK के नेता के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आज AIADMK और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर तय किया है कि आने वाला तमिलनाडु विधानसभा चुनाव AIADMK, भारतीय जनता पार्टी और सभी साथी दल मिलकर NDA के नाते लड़ेंगे। ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य स्तर पर AIADMK के नेता एड़ापाडी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। एक प्रकार से 1998 से AIADMK NDA गठबंधन का हिस्सा है और लंबे समय तक मोदी जी और महान जयललिता जी ने साथ में मिलकर राष्ट्रीय राजनीति में काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाला है वो जनरल इलेक्शन में NDA प्रचंड बहुमत हासिल करेगा और तमिलनाडु में फिर से एक बार NDA की सरकार बनेगी। AIADMK के इंटरनल अफेयर्स में हमारा कोई इंटरफियरेंस नहीं होगा। जहां तक NDA के साथी दलों का सवाल है, AIADMK और बीजेपी का तमिलनाडु यूनिट बैठकर तय करेगा। हम तमिल भाषा, तमिल संस्कृति और तमिल जनता का भारतीय जनता पार्टी गौरव भी करती है और सम्मान भी करती है। सत्ता में अब उस वक्त कानून की बात करते हैं जो संसद में पास होकर कानून बन चुका है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून लागू हो चुका है, लेकिन सड़क पर इसका टेस्ट अभी बाकी है। इसको लेकर सड़क पर प्रदर्शन हो रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्फ बचाओ अभियान चल रहा है, जिसके दूसरे दिन जुमे की नमाज पर कई शहरों में विरोध का एक्सटेंशन हुआ। जमीयत उलेमाए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर जयपुर से लेकर कोलकाता तक लोग सड़कों पर उतरे। इसका असर लखनऊ और भोपाल से लेकर मुंबई तक देखने को मिला।
मुंबई में वक्फ कानून के खिलाफ भारी भीड़ सड़क पर उतर गई। AIMIM नेता वारिस पठान भी इसमें शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में रिजेक्ट वक्फ बिल के बोर्ड थे। वैसे इनको शायद पता ना हो, बिल अब कानून बन चुका है, लेकिन लगता है जल्दबाजी में तख्तियों में शब्दों को बदलना भूल गए। विरोध की झलक जयपुर में भी दिखी। यहां विरोध कर रहे लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान किसी तरह के हंगामे को रोकने के लिए पुलिस का बंदोबस्त भी दिखा। यूपी की राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन की अगुवाई शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जब्बाद ने की। प्रदर्शन में कुछ लोग पूर्व हमास चीफ सिनवार और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के पोस्टर हाथों में लिए दिखे, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन में नसरल्लाह और सिनवार का क्या काम है। जम्मू कश्मीर में भी वक्फ कानून के विरोध की आग ठंडी पड़ती हुई नहीं दिख रही है। आज श्रीनगर में PDP कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताया। उनके हाथों में CM उमर अब्दुल्ला के साथ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तस्वीरें थी। इस तस्वीर पर कश्मीर में सोमवार से ही हंगामा मचा हुआ है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जम्मू कश्मीर में आज एक और प्लान था। जुमे की नमाज के दौरान जम्मू कश्मीर की मस्जिदों, दरगाहों और इमाम बाड़ों में एक प्रस्ताव पढ़ा जाना था। ये प्रस्ताव मुत्तहिदा मजलिस उलेमा ने तैयार किया था। मीर वाइज उमर फारूक मस्जिद में तकरीर देने वाले थे, लेकिन मीर वाइज ने आरोप लगाया कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया। सोशल मीडिया पर घर के बाहर सिक्योरिटी की तस्वीरें भी शेयर की। जिस प्रस्ताव को पढ़ने का प्लान था उसमें यह कहा गया था कि ये कानून मुस्लिम समुदाय के अधिकार कम करता है। हालांकि बीजेपी नेताओं का लगातार यही कहना है कि संशोधित कानून से वक्फ की व्यवस्था सुधरेगी। सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि जो सेकुलर है, क्योंकि इस वक्त सेकुलर ढांचे को खतरा है। पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर जो ढांचा है उसको खतरा है। जो सेकुलर कुव्वतें हैं उनको इनके खिलाफ उठना पड़ेगा। लेकिन अभी मुसलमान टारगेट हैं। दूसरा टारगेट दलित है, सुन ले दलित। तीसरा टारगेट दलित हैं, दलित। उनसे सारी सहूलतें ले ली जाएंगी। इनको अगर मेजॉरिटी मिल गई तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। वक्फ कानून में मुतनाज़ा तरमीमात पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वक्फ बचाओ मुहिम ये 11 अप्रैल से 7 जुलाई तक 2025 में 7 जुलाई तक जारी रहेगी। ये तहरीक शाहबानो तहरीक 1985 के तर्ज के ऊपर चलेगी, जिसके तहत हम हर रियासत, ज़िला, शहर और गाँव तक पहुँचेंगे। वक्फ बिल जो पास हुई है उसके खिलाफ हमारा एहतजाज था, तो पुलिस ने इसको रोक रहे हैं ताकत की बुनियाद पे। हमारा मानना है कि वक्फ बिल मुसलमान हिंद को किसी भी तबके को मंजूर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इसको लागू किया गया पार्लियामेंट में, रात के अंधेरे में इसको पास किया गया, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, रद्द करते हैं। जो वक्फ का काला कानून मोदी सरकार लाई है उसके खिलाफ आज हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है और हमारे यहाँ ये पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रहेगा देश भर में। मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 16 को सुनवाई होने वाली है, लेकिन हमको संविधान ने अधिकार दिया है कि हम कानून अगर नहीं मानते, काला कानून है ये मुसलमानों के राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन में इंटरफेरेंस है या संवैधानिक है, संविधान का गला घोटा जा रहा है मोदी सरकार द्वारा। तो हम चाहते हैं कि फौरी तौर से ये कानून वापस लिया जाए। ये बिल मुसलमानों के लिए कितना खतरनाक है, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के लिए कितना खतरनाक है, किस तरह से केंद्र सरकार की एक सोची समझी साजिश है, रणनीति है, चालाकी है कि कैसे न कैसे वक्फ की जितनी भी जायदाद है उसको अपने कब्जे में ले लिया जाए और मुसलमानों के हक जो भी हैं, जितने भी मंदिर, जितने भी मस्जिद और कब्रिस्तान और जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको कैसे अपने कब्जे में लिया जाए।